डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओम सर बायोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 12th क्लास के अंदर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके अंदर ये सेकंड नंबर पे था, अभी फर्स्ट नंबर पे हो गया है। लेकिन मेरी एक सलाह है आप लोगों के लिए कि जिन लोगों ने भी इस साल जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो एक बार ओल्ड एनसीईआरटी भी खरीद लेवें या फिर पुराने स्टूडेंट से ले लेवें, क्योंकि आप जब फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ोगे, जो अभी रिड्यूस कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है, कम कर दिया गया सिलेबस आपके, उसमें फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स, उनके बीच में डिफरेंस, ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस की गई है। इसलिए मेरे अनुसार आपको फर्स्ट चैप्टर भी एक बार देखना चाहिए। फिर भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, उसमें कौन कौन से इवेंट होंगे, सेम टू सेम वो इवेंट फ्लावरिंग प्लांट में भी देखने को मिलेंगे जैसे ह्यूमन में होते हैं। भले अदर ऑर्गेनिज्म जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनमें कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलेंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात हमारे पास में आती है वो ये आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइपेरेंटल होता है। क्या होता है? बाइपेरेंटल। बाइपेरेंटल का मीनिंग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे दो पेरेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि 2 पेरेंट्स रहेंगे, मेल और फीमेल। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई ओनली सिंगल पेरेंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। भाई वो एक ही सिंगल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ओनली कितने पेरेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 2 पेरेंट आर रिक्वायर्ड। अब हम लोग एक बार बात ये करना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टेप कौन कौन से होते हैं, जिनको हम ऊपर से देख रहे हैं एक बार। तो देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेप मेन होते हैं। पहला जो हमारा स्टेप है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और जो सेकेंड स्टेप हम लोगों का है वो कौन सा है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जो थर्ड स्टेप है वो हमारा कौन सा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन का नाम से मीनिंग पता चल रहा है कि फर्टिलाइजेशन से पहले। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मीनिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और बिफोर फर्टिलाइजेशन यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी 2 स्टेप आएंगे हमारे। इसमें हम पहला स्टेप, तो अब देखो फर्टिलाइजेशन के लिए आपको किस किस की चीज़ की ज़रूरत है वो देखते हैं हम पहले, कि भाई हमारे को एक तो मेल गैमिट चाहिए। क्या चाहिए? मेल गैमिट। और फर्टिलाइजेशन के लिए हमें चाहिए फीमेल गैमिट। क्या चाहिए? फीमेल गैमिट एज ए स्पर्म और ओवम। दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ये आपको बातें पता है क्योंकि आपने पहले पढ़ा है। तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या होगा? डिप्लॉयड। क्योंकि एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। गैमेट क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो जाइगोट हैप्लॉयड, हैप्लॉयड क्या बन जाएगा? डिप्लॉयड। तो ये आपका कौन सा स्टेप हो गया? फर्टिलाइजेशन, सेकेंड स्टेप। अब आप एक बात सोचेंगे कि इस फर्टिलाइजेशन के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? गैमेट की ज़रूरत है। तो यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो कौन सा होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है? एज ए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, कि सबसे पहले गैमेट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। भाई गैमेट बनेंगे तभी तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो पहले क्या बनेंगे? गैमेट। और उस गैमेट के बनने के फॉर्मेशन को हम क्या नाम दे देंगे? गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड स्टेप जो होगा वो क्या होगा? गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट बनने से ही काम थोड़ी चल जाएगा, उनको ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। तो गैमेट ट्रांसफ़र के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग मेथड होते हैं ट्रांसफ़र करने के। तो सेकेंड स्टेप आपका कौन सा हो जाएगा? गैमेट को ट्रांसफ़र करना। अब देखो गैमेट ट्रांसफ़र अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या नहीं है, या फिर बाय एयर, बाय वाटर, कई तरीके हो सकते हैं गैमेट को ट्रांसफ़र करने के।
अब आफ्टर देन जैसे गैमेट ट्रांसफर होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। अगर एक सवाल आपके एनसीईआरटी में आता है कई बार कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसके लाइफ की शुरुआत जो होती है वो वास्तव में जाइगोट सिंगल सेल से होती है, जाइगोट सिंगल सेल से होती है। कुछ लोग लिखते हैं मेल गैमेट, अरे भाई बिना मेल गैमेट के फीमेल गैमेट के फ्यूज हुआ बिना जाइगोट बनेगा नहीं, और जाइगोट से ही लाइफ की शुरुआत होगी। तो क्या लिख सकते हैं कि लाइफ स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उन सभी के अंदर इसी जाइगोट सिंगल सेल से लाइफ क्या होती है, स्टार्ट होती है। इस बात को क्लियर कर लेंगे, जाइगोट सिंगल सेल। अब जैसे ही जाइगोट बनेगा, अब इस जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इसके अंदर क्लीवेज होगा, सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने के बाद में ये धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अब हमारे अंदर एक बात ध्यान देंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले गैमेट बनेंगे, फिर गैमेट ट्रांसफर होंगे, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन तीसरा स्टेप हो गया। अब जैसे जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन से, तो जाइगोट क्या है, द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, आगे डेवलपमेंट होगा, और जैसे ही जाइगोट के अंदर आगे डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट कैसे होगा, बाय डिवीजन, सेल डिवीजन से होगा। तो जो अगला नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में होगा वो कौन सा होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस। सेम टू सेम फ्लावर के अंदर भी ऐसे ही चलेगा, पहले गैमेट बनेंगे, फिर गैमेट ट्रांसफर होंगे, फिर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन सिनगेमी होगा, और आफ्टर देन वो जाइगोट जो है वो किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा। इस तरीके से अब हम आते हैं, ये तो था जो आपका फर्स्ट चैप्टर था एनसीईआरटी का, उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स दे रखे थे उसका एक समरी। अब हम लोग एक बात जो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पढ़ना चाह रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर्स में देखना चाह रहे हैं। तो ध्यान देंगे, एक लाइन लिख सकते हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस लाइन को दिमाग में फिट कर लेंगे कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सभी के सभी क्या शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इस बात को दिमाग में फिट कर लेंगे। फिर हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब हम लोग चैप्टर शुरुआत में पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे, जबकि फ्लावर का स्ट्रक्चर आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं जब आपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था। फिर भी हम लोग अभी एक बार वापस बेसिक पूरा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि आगे चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि आपने 11th में पढ़ा है मॉर्फोलॉजी के अंदर, लेकिन अभी हम लोग एक बार बेसिक स्ट्रक्चर वापस देखना चाहते हैं। और वापस देखने का क्या फ़ायदा होगा कि हमारे को मेमोराइज हो जाएगा कि भाई इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट जब बाहर आगे नाम आएंगे उनके, इसलिए हम यहाँ पे साथ में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार डायग्राम को देखेंगे तो फ्लावर का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। देखेंगे सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड सूट, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, स्टेम। समझेंगे इस बात को। वास्तव में फ्लावर स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, स्टेम के ऊपर क्या आते हैं, नोड और इंटरनोड, और उनसे क्या निकलती है, लीव्स। तो ध्यान देना, नोड से क्या निकलती है, लीव्स। यहाँ पर भी देखो, ये जो पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जहाँ में ये पॉइंट किया, ये क्या है, नोड है। क्या है, नोड। ये क्या है, नोड। और जो जिस पार्ट पे मैं अभी रेड कलर से ये मार्क कर रहा हूं, ये इंटरनोड है। क्या है, इंटरनोड। तब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि नोड से जैसे लीव निकलती है, क्या निकलती है, लीव, वैसे ही यहाँ पर नोड से क्या निकल रहे हैं, फ्लावर के पार्ट्स।
इसीलिए ध्यान देना, फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो किसके मॉडिफिकेशन है, लीव के मॉडिफिकेशन है, और ये जो पूरा फ्लावर है ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इस बात को हम आगे लिखते हैं कि फ्लावर क्या है, इज अ मॉडिफाइड स्टेम। अगर इसमें एक कोई दूसरी बात हमारे को और पूछ ले कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर के पार्ट्स हैं ये किसके मॉडिफिकेशन है, तो लिखेंगे इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ये किसके मॉडिफिकेशन है, लीव्स के मॉडिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से एक स्टेम होता है और स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, नोड, और नोड से क्या निकलती है, लीफ। क्या निकलती है, लीफ। वैसे ही यहाँ पर लीफ से जो ये नोड बनाए हमने ब्लैक कलर के डॉट मार्कर से, यहाँ से क्या निकल रहे, फ्लावर के पार्ट्स निकल रहे हैं, और ये वास्तव में पूरा फ्लावर क्या है, स्टेम है, और स्टेम के नोड से क्या निकल रहे, फ्लावर के पार्ट्स। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि फ्लावर जो है, जो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और फ्लावर के जो पार्ट्स है वो किसके मॉडिफिकेशन है, आपके लीव्स के मॉडिफिकेशन है। इस बात को क्लियर कर लेंगे। अब अगली बात है कि फ्लावर जो है एट्रैक्टिव पार्ट है फ्लावर प्लांट का, तो एट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, भाई प्लांट का ये एट्रैक्टिव पार्ट है। और इससे क्या हेल्प होगा, पॉलिनेशन में हेल्प होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगली बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर आपको कोई पूछ ले, फ्लावर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो फ्लावर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उन सभी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको किसको कहेंगे, फ्लावर को ही कहेंगे। अब अगली बात आती है फ्लावर के स्ट्रक्चर की। ये बेसिक बातें हो गई। फ्लावर का अगर मॉडिफिकेशन पूछे तो स्टेम लिखना है, फ्लावर के पार्ट्स का पूछे तो क्या लिखेंगे, लीव्स। देखेंगे ये आपका स्टेम है जिससे ये क्या निकला है, पेडिकल। क्या निकला है, पेडिकल। पेडिकल पेडिकल एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, तो लिख देंगे स्टॉक लाइक, डंडी जैसा। अब इस पेडिकल का जो फ्री एंड है, ये वाला पार्ट, जहाँ पर एक हमारे को फ्लैट स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये वाली बीच वाली स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यहीं पे क्वेश्चन आता है हमारा कि थैलेमस जो है उसका शेप कैसा है, एक तो डोम शेप, तो पहला तो लिख देंगे इसका शेप कैसा है, डोम शेप। दूसरी बात, थैलेमस जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टेम क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। और थैलेमस जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, और ये डोम शेप्ड है, और ये कैसा हो चुका है, स्टेम फ्लैट हो चुका है, चपटा हो गया है। अब देखो इस थैलेमस के पास में नोड भी है और इंटरनोड भी है। क्या है, नोड भी है और इंटरनोड भी है। तो मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ कि एक तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहे हैं, नोड, और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, इंटरनोड। अब देखो इंटरनोड कहाँ है और नोड कहाँ है। देखो सीधी सी बात है, अगर ये स्टेम है थैलेमस, तो स्टेम के ऊपर नोड भी होंगे और इंटरनोड भी होंगे। जैसे आपने ये स्टेम देखा हो तो ये जैसे ये क्या है, नोड, ये क्या है आपका इंटरनोड, फिर ये वापस क्या है, नोड। सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। देखेंगे ये जो मुझे पार्ट नज़र आ रहा है ये है फर्स्ट नोड। कौन सा नोड है, फर्स्ट नोड। ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है ये कौन सा है, सेकेंड नोड। ये जो पार्ट नज़र आ रहा है ये कौन सा है, थर्ड नोड। और जो ये पार्ट मुझे नज़र आ रहा है इसको मैं क्या कहूँगा, फोर्थ नोड। अब बताओ क्या स्टेम के ऊपर नोड लगते हैं कि नहीं लगते हैं, लगते हैं। अब ये भी स्टेम है और इस स्टेम के अलग अलग नोड से फ्लावर के पार्ट्स निकल रहे हैं। जैसे मान लो इस वाले पार्ट से क्या निकला, सेपल, इससे क्या निकले, पेटल, पंखुड़ी, इससे क्या निकला, एंड्रोसियम, इस वाले
नोड से क्या निकला, गाइनोसियम। तो मैं लिखूंगा कि फर्स्ट नोड से क्या निकलते हैं, सेपल, सेकेंड नोड से पेटल, थर्ड नोड से एंड्रोसियम, और फोर्थ नोड से क्या लिखेंगे, गाइनोसियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो बीच के पार्ट हैं ये वाले, ये क्या है, इंटरनोड। लेकिन देखेंगे यहाँ पर जो नोड है वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिड्यूस, मतलब बहुत पतले, बहुत कम होंगे। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर, जैसे हम एंथोफोर, एंड्रोफोर, जब आप मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बीच में जो इंटरनोड है ये इनकी लंबाई बढ़ जावे, और लेकिन यहाँ कम हो, तो वो अलग अलग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन देखो नोड जो है, अब स्टेम के अंदर तो नोड क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बहुत पास पास में, ये बहुत पास पास में। तो यहाँ पर जो नोड है वो कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड, मतलब बहुत ही पास पास में। अब थैलेमस को हिंदी में कहते हैं पुष्पासन, बहुत अच्छा नाम रखा है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो आप एक बात देखो कि इसमें कितने नोड निकल रहे हैं, थैलेमस से 4 नोड, और हर नोड से अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स निकल रहे हैं। पुष्पासन का मतलब ये पुष्प का आसन है, पूरा जो पुष्प का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा किस पे बेस्ड है, थैलेमस के ऊपर। एक तरीके से थैला है, और थैले के अंदर ही सारा सामान होता है। यहाँ फ्लावर के जितने भी पार्ट्स है वो सारे किस पर डिपेंडेड हैं, थैलस पर डिपेंडेड है। अब अपन लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है सेपल। जो पहला पार्ट है हमारा इसमें कौन सा है, वो है सेपल। तो हम लोग इधर देख लेते हैं सेपल के बारे में। सेपल जो है वो आपने देखे होंगे, जैसे आपने कभी किसी को गुलाब का फूल दिया हो तो उसके नीचे एक ग्रीन कलर की पत्ती देखने को मिलती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेपल जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। पहली बात तो कैसे होते हैं, ग्रीन, और इनके स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ लाइक। अब आप ये भी तो देखो, ये नोड है, इस फर्स्ट नोड से क्या निकल रहे हैं, सेपल, और लीफ हमेशा कहाँ से निकलती है, स्टेम से निकलती है। तो थैलेमस क्या हो गया, स्टेम, और ये क्या है, लीफ। ये क्या है, ये भी लीफ है, लेकिन यहाँ पे लीफ क्या हुई है, पेटल में मॉडिफाइड हुई है। ये भी लीफ है, ये एंड्रोसियम में मॉडिफाइड हो गया। ये भी लीफ है, ये किस में मॉडिफाइड हुई है, गाइनोसियम में। इसलिए क्या कहा है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब ध्यान देंगे तो सेपल जो है वो मोस्टली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सेपल तो एक होते नहीं, बहुत सारे होते हैं, एक इधर ऐसे पूरा चक्र होगा। तो इस चक्र को क्या कहेंगे, तो कलेक्शन ऑफ सेपल आर नोन एज कैलिक्स। तो बहुत सारे कैलिक्स होंगे, बहुत सारी पत्तियां होंगी, उन सारी ग्रीन लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर, उन सभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को एक साथ में क्या कहेंगे, कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स। तो हम यहाँ पे एक वर्ड और लिख देते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेपल। तो सेपल के कलेक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स। तो ये हमारा हो गया कैलिक्स। तो पहला चक्र हमारा जो फर्स्ट सर्कल है वो कौन सा है, सेपल। तो सेपल के लिए लिख देंगे फर्स्ट सर्कल ऑफ फ्लावर। अब दूसरा जो सर्कल आपका, पहला सर्कल कौन सा हो गया, सेपल। सेपल मोस्टली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, फ्लावर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, और सेपल के पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। तो जो सेकंड पार्ट है वो हमारा कौन सा है, पेटल, फ्लावर का। फ्लावर का सबसे मेन पार्ट मैं कह सकूं तो एंड्रोसियम गाइनोसियम है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। फ्लावर जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के अकॉर्डिंग तो एंड्रोसियम गाइनोसियम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा उसके अंदर ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं पेटल। कैसे, ध्यान देंगे तो यहां लिख देते हैं पेटल। तो पेटल जो है वो एक तो क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव पार्ट है फ्लावर का। कैसा पार्ट है, अट्रैक्टिव पार्ट, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल। अब कलरफुल होने का क्या फायदा है कि ये अपनी तरफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिख देंगे कि अट्रैक्ट
इंसेक्ट टूवर्ड्स, ये इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब उससे क्या फायदा होगा कि इंसेक्ट जब इस फ्लावर पे आके बैठेगा तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं या रिलीज होंगे, उन पॉलन ग्रेन को क्या पहुँचा देंगे, स्टिग्मा पर पहुँचा देंगे और दूसरे फ्लावर पे भी पहुँचाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो पॉलन ग्रेन जो आपके हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पहुँचेंगे। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि पेटल जो है वो फ्लावर का अट्रैक्टिव पार्ट है, जिसके कारण से इंसेक्ट उनकी ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। फिर क्या होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप पेटल जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे कि पेटल्स आर हेल्पफुल इन पॉलिनेशन। अब देखो पेटल भी बहुत सारे होंगे, पंखुड़ियाँ बहुत सारी होगी, तो पेटल के ग्रुप को क्या कहेंगे, तो क्या लिखेंगे, इज द कलेक्शन ऑफ पेटल। तो पेटल के कलेक्शन को हम नाम देंगे कोरोला। क्या नाम दे देंगे, कोरोला। तो ये हमारा हो गया सेकेंड सर्कल फ्लावर का। तो फ्लावर का सेकंड सर्कल क्या होगा, सर्कल भी लिख सकते हैं और होल भी लिख सकते हैं भाई, चक्र। समझ में आ गई कहानी यहाँ पे। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर, तीसरा जो चक्र है यानी कि तीसरा जो सर्कल है फ्लावर का वो कौन सा है, तो वो है एंड्रोसियम। देखो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या नाम दे देते हैं, फिलामेंट इसको। तो इसका नाम है फिलामेंट। मैं इस पेटल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इस वाले पार्ट को हम लोग नाम देंगे फिलामेंट। फिलामेंट का एक पार्ट जो ये है वो तो थैलेमस से कनेक्ट होता है और दूसरा पार्ट जो है वो एंथर से कनेक्ट होता है। और ये फिलामेंट की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी होती है ताकि एंथर को एक क्या कर सके, सर्टेन हाइट प्रोवाइड कर सके। लेकिन हेटेरोस्टाइली में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कभी कभी क्या है, फिलामेंट की जो हाइट है वो कम भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एंथर। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, स्टेमन। क्या नाम दे देते हैं, स्टेमन। और अब स्टेमन देखो इधर भी नज़र आ रहा है, फिलामेंट और एंथर दोनों मिलके स्टेमन इधर भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ स्टेमन के कलेक्शन को क्या कहेंगे, तो कहेंगे कलेक्शन ऑफ स्टेमन। कलेक्शन ऑफ स्टेमन। तो स्टेमन के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। तो ये हमारा नाम हो गया एंड्रोशियम। अब ये आपका कौन सा सर्कल हो गया है, थर्ड। तो स्टेमन जो है, एंड्रोशियम जो है वो कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एक बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। तब कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, क्या सर हमारे को तो यूनिट पढ़ा ही नहीं। तो ध्यान दो, एंड्रोशियम किसका कलेक्शन है, स्टेमन का। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो भी क्या होगी, स्टेमन ही होगी। क्या होगी, यूनिट। अब ध्यान दो, कोरोला किससे मिलके बना है, पेटल से। तो कोरोला की यूनिट जो है वो आपकी क्या होगी, पेटल। और कैलिक्स की यूनिट अगर आपको पूछे, किसकी यूनिट है, कैलिक्स की, तो कैलिक्स की जो यूनिट है वो क्या होगी, सेपल। क्या होगी, सेपल। इस बात को क्लियर कर लेंगे। अब अगली बात ध्यान देंगे। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट। और एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, इसके अंदर दो लोब होंगे और हर लोब के अंदर दो पोलन सैक होगी। क्लियर है, एंथर आर बाइलोब्ड एंड एवरी टू पोलन सैक आर प्रेजेंट इन ईच लोब। तो टोटल कितनी पोलन सैक हो जाएगी, 4। उस कंडीशन को कहेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर जो मेन हमारा पार्ट है गाइनोशियम, उसके बारे में। तो ध्यान देंगे, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ एक तरीके से, इधर ध्यान देंगे। ये वाला जो पार्ट है हमारा वो कौन सा है, स्टिग्मा है। ये वाला जो पार्ट नज़र आ रहा है लॉन्ग, इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल। और ये वाला जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, ओवेरी। और आपको पता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो ओव्यूल में यहाँ पे एक बार सिंपल सा बना रहा हूँ। ओव्यूल हमारे को इसके अंदर क्या होगा, देखने को मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ओव्यूल। तो ओव्यूल के बारे में हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे, तब ओव्यूल का
अच्छे से डायग्राम बना लेंगे। अब इन तीनों पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल, और पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल और पिस्टिल। अब देखो मोस्टली फ्लावर में ये आपको कई बार कितने दिखाई देगी, एक, लेकिन कभी कभी जो कार्पल है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब कार्पल ज़्यादा हो तो कार्पल के कलेक्शन को क्या कहेंगे, तो इज द कलेक्शन ऑफ कार्पल। तो कार्पल के कलेक्शन को हम लोग नाम देंगे गाइनोसियम। क्या नाम देंगे, गाइनोसियम। गाइनोसियम। और गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और गाइनोसियम की यूनिट क्या होगी, कार्पल। क्या होगी, कार्पल। तो ध्यान देंगे, तो गाइनोसियम की यूनिट हम लोग लिखेंगे कार्पल। अब कार्पल को बायो में क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, सॉरी मेगास्पोरोफिल। इस बात का ध्यान रखेंगे, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। और यहाँ जो स्टेमन है इसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर कर लेंगे, इसका नाम क्या है स्टेमन का, माइक्रोस्पोरोफिल। अब हम लोग इसके अंदर वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो पहला चक्र है वो कौन सा है, कैलिक्स है। कौन सा है, कैलिक्स, जिसके अंदर ये किसके बने हैं, सेपल का ग्रुप होगा। सेकंड जो हमारा सर्कल है या होल है वो कौन सा है, कोरोला है। कौन सा है, कोरोला। थर्ड जो है हमारा वो कौन सा है, एंड्रोसियम। कौन सा है, एंड्रोसियम। और फोर्थ जो है हमारा वो कौन सा है, गाइनोसियम। है कि नहीं। इस तरीके से हमने ये लोग अभी हमने क्या डिस्कस किया है, फ्लावर की स्ट्रक्चर। आई होप आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम इसमें कुछ बेसिक पॉइंट और देखेंगे जिनके भी बारे में कई बार एग्जाम में पूछते हैं। पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के बारे में। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, तो ध्यान देंगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो है उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो ध्यान देंगे फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को। एक तो इस बात को नोट कर लेंगे। दूसरी इनके बारे में एक बात और बुक लिखेंगे, इन्होंने एक बुक लिखी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रोट बुक, पंचानन माहेश्वरी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इस बुक का नाम थोड़ा लॉन्ग तो है लेकिन क्या करें, याद करना पड़ेगा आपको। एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो वैसे याद हो सकता है भाई, एम्ब्रियोलॉजी की बुक लिखी है तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, और उसका क्या दिया है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया है, तो ऐसे याद रख लेंगे। अब दूसरी बात इसमें क्या ध्यान देनी है वो समझते देखें हम। एक एनसीईआरटी में दिया है कि फ्लावर के क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ, तो आपको पता है कि फ्लावर की एक तो एस्थेटिक वैल्यू है, मीनिंग आप समझ रहे हैं कि जैसे कि सौंदर्य, ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह में भी लोग जब श्रृंगार करते हैं लेडीज़ वगैरह तो वो लगाते हैं फ्लावर को। दूसरी बात इसका ऑर्नामेंटल यूज भी है, डेकोरेटिव है, लोग डेकोरेशन में भी यूज करते हैं। कई सोशल प्रोग्राम के अंदर भी फ्लावर यूज किया जाता है। सोशल की जब बात आई है तो मैं एक बात आपको और बताता हूँ कि जब किसी की शादी होती है तब भी फूल बरसाते हैं, और जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर भी फूल बरसाते हैं। ये फ्लावर ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपका मरने के बाद भी साथ देगा एक तरीके से। सोशल के बाद में हम बात करेंगे इसका और क्या यूज़ हो सकता है, जैसे कल्चरल वैल्यू है,
क्या लिख सकते हैं, कल्चरल वैल्यू, ठीक है कि नहीं। और ये एक तरीके से क्या है, डेकोरेटिव, ऑर्नामेंटल, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कई रिलीजियस, इसकी रिलीजियस वैल्यू भी है। तो ये फ्लावर्स के क्या है, अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिनके बारे में भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान होना चाहिए। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा फ्लावर हम ले लें जिसके अंदर हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर देखने को मिले। जब आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो वहाँ पे एंजियोस्पर्म के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ये बात आपने वहाँ पे देखी थी। लेकिन ऐसा कोई प्लांट हो सकता है जिसके अंदर हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर देखने को मिल जाए। तो हमारे दिमाग में एक ही फ्लावर का नाम आता है, वो है कैप्सेला। क्या नाम आना चाहिए, कैप्सेला। इसलिए कैप्सेला को टिपिकल एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ध्यान देंगे तो इसके बारे में आप लोग ये लिख लेना कि कैप्सेला एक तो क्या है, एनुअल प्लांट है। तो देखो स्टडी करना भी आसान है। अब मान लो एक प्लांट ऐसा ले लिया कि जिसके ऊपर फ्लावर 10 साल बाद आते हो, है कि नहीं है। किसी पे 12 साल बाद में आते हैं, स्ट्रोबिलेंथस कुन्नियाना के अंदर, बम्बू में 50 साल बाद में आते हैं। तो 50 साल थोड़ी इंतजार करेंगे भाई फ्लावर आएगा, फिर फ्लावर की स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि भाई एंजियोस्पर्मिक प्लांट है कैसा है। तो इससे बढ़िया हमने ले लिया कैप्सेला, क्योंकि ये एनुअल प्लांट है कि नहीं, हर सीजन के अंदर उगेगा तो हर बार स्टडी हो पाएगी। मटन में भी आपने देखा होगा कि मेंडल ने जब प्लांट सेलेक्ट किया था तो उन्होंने भी एनुअल प्लांट सेलेक्ट किया। तो हम भी एक ऐसा प्लांट, ऐसा फ्लावर लेना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर क्या हो देखने को मिले। तो एक दूसरी बात इसमें क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर आर फाउंड इन कैप्सेला। तो कैप्सेला के अंदर इम्पोर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर जो है वो मोस्ट ऑफ सारे कैरेक्टर लगभग इसमें देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी बात, एनुअल प्लांट है और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो ग्रो एज ए वीड, खरपतवार है ये प्लांट के अंदर, अनवांटेड प्लांट कह सकते हैं जब खेती होती है, यानी कि ड्यूरिंग। तो ग्रो एज वीड की तरह उगते हैं अनवांटेड प्लांट खेती में। और उगते कब हैं, तो ड्यूरिंग विंटर सीजन इन द फील्ड, खेत के अंदर उग जाते हैं इन द फील्ड, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कैप्सेला के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैप्सेला की जो बॉडी है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी वो कैसी है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मीनिंग ये कह सकते हैं डिप्लॉइड है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी उसको स्पोरोफाइट डिप्लॉइड कहेंगे, क्योंकि अब एक बात ध्यान देना, इसकी जो प्लांट बॉडी है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। आपको पता है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंदर स्टेम और लीफ इतने क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन कैप्सेला आपको एकमात्र ऐसा एंजियोस्पर्मिक प्लांट मिलेगा। हाँ, वैसे सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर लीफ, रूट, स्टेम देखने को मिलेगी, लेकिन कैप्सेला एकमात्र ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर आपको ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे एक ही फ्लावर के अंदर। इसलिए हम लोग यहाँ पे कैप्सेला के बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, जो डिफ्रेंशिएट हो सकती है। तो डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, हम इसकी प्लांट बॉडी को रूट में, स्टेम में और लीफ के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कैप्सेला को ले रहे हैं। अब इसके अलावा कैप्सेला की एक बात और ध्यान देंगे, इधर एरो करके लिख देता हूं मैं। कैप्सेला के अंदर ये हेटेरोस्पोरस प्लांट है। कैसा प्लांट है, हेटेरोस्पोरस प्लांट। कैप्सेला जो है वो हेटेरोस्पोरस प्लांट है। अब हेटेरो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। क्या मीनिंग होता है, डिफरेंट। और स्पोरस का मतलब क्या है, ये डिफरेंट स्पोर बनाता है, 2 स्पोर बनाता है। तो क्या लिखेंगे,
तो वो कौन कौन से 2 स्पोर हैं? तो एक तो बनाएगा मेल स्पोर, एक बनाएगा फीमेल स्पोर। मेल स्पोर को बोलते हैं माइक्रोस्पोर और फीमेल स्पोर को बोलते हैं मेगा स्पोर। अब कुछ लोगों के कभी कभी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेल माइक्रो होता है या फीमेल मेगा होता है, या दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने का एक ही तरीका है कि घर के अंदर जो मेल होता है वो पत्नी के सामने क्या होता है? छोटा, मतलब माइक्रो, बेचारा दब के रहता है। और जो फीमेल है वो आपके घर में क्या होती है? बड़ी होती है। बड़ी का मतलब यहाँ पे नहीं साइज में बड़ी नहीं कह रहे, उसी की चलेगी फीमेल की, इस तरीके से। तो इसलिए फीमेल को क्या रख लेंगे? मेगा स्पोर याद, और मेल को क्या याद रख लेंगे? माइक्रो स्पोर, बेचारा पत्नी के सामने क्या है? छोटा है। तो ये कैप्सुला की जो बातें आ रही हैं, तो कैप्सुला एक तो एनुअल प्लांट है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर देखने को मिल जाएंगे। विंटर सीजन के अंदर विड के साथ, विड जैसे उगते हैं उस तरीके से उगते हैं ये भी। और इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, जिसको हम आराम से रूट स्टेम लिप में क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है, डिफरेंट स्पोर बनाता है, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। ये हुई कुछ बेसिक और बातें इंपॉर्टेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारे को भी मोटिवेशन मिलेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ऐसे शानदार कंटेंट को क्या करेंगे? शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।